स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम डगलस मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित एक्स वाई विचारधारा के दूसरे भाग को हम इसमें देखेंगे। ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से बनाया जा रहा है, इसलिए पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्स वाई विचारधारा को पढ़ा था, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि विख्यात प्रबंध मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक व्यवहार के एक्सपर्ट थे डगलस मैकग्रेगर, और उन्होंने जो है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज 1960 किताब लिखी। उसमें एक्स और वाई सिद्धांत दिए। उन्होंने बड़ी कंपनियों के प्रबंध विकास कार्यक्रमों का अध्ययन किया और देखा कि जो प्रबंधक है वो अपने मानवीय संसाधन यानी उसके साथ काम करने वाले जो कर्मचारी और श्रमिक हैं उनको नियंत्रित करने के लिए क्या निर्णय लेता है या क्या कार्य करता है, उसी के बेस के ऊपर ये जो है सिद्धांत बना है। तो हम इसी को आज आगे ले रहे हैं। एक्स विचारधारा में हमने देखा कि जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारी के बारे में नकारात्मक और निराशाजनक भावनाएं रखता है और उसको आलसी, चोर, उत्तरदायित्व से बचने वाला भोला भाला व्यक्ति मानते हुए उसके लिए जो है कठोर और नरम एक्स दो प्रकार की जो है अभिप्रेरण की विधियां काम में लेता है। और उसमें मैंने आपको बताया नरम एक्स अपनाकर अधिक वेतन, पुरस्कार इत्यादि, यानी ये थोड़ा सा सकारात्मक कह सकते हैं आप इसे, लेकिन कठोर एक्स में दंड, भय, प्रताड़ना, धमकी आदि देकर उनसे काम करवाता है। कुल मिलाकर इसको कैरेट स्टिक थ्योरी जो कहते हैं, गाजर छड़ी विचारधारा, उसके बराबर यह है कि आप उसे काम करने के लिए गाजर यानी कुछ अच्छा मीठा दिखाइए, वो काम कर ले तो ठीक है, अन्यथा छड़ी यानी कठोर एक्स का उपयोग कीजिए, इससे वो काम करेगा। उसके उपरांत वाई विचारधारा हमने ली और वाई विचारधारा में आत्मनियंत्रण और एकीकरण का प्रयास प्रबंधक करता है अपने कर्मचारियों के साथ, और इसके अंतर्गत वो उनको अभिप्रेरित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनकी केवल आर्थिक आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि सामाजिक आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं भी ध्यान में रखता है और इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता है। तो इस दृष्टिकोण में उसे वो ग्रोथ और संभावनाओं से भरपूर व्यक्ति मानता है, और उसके लिए वो मानता है कि वो व्यक्ति वचनबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी प्रकार से वो उसे जो है ये मान के चलता है कि यदि मैं इनको कार्य सौंपता हूँ, इनसे सुझाव आमंत्रित करता हूँ, इनको साथ लेके चलता हूँ, तो मेरे संगठन के लिए ये लोग बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो उन्हें अपने बराबरी का दर्जा देते हुए सहभागी प्रबंधन की नीति अपनाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें है। सहभागी प्रबंधन में निर्णय साथ में होता है, उनसे सुझाव आमंत्रित करता है, क्रियान्वयन में उनको भागीदार बनाता है और नवाचार या नई नई बातें उन्हें देने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ें उसमें देखी थी। तो जहाँ एक्स विचारधारा निर्देशित प्रबंध या शास्त्रीय शैली का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं पर वाई विचारधारा जो है वह सहभागी प्रबंध या व्यवहारवादी शैली का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें हमने बहुत से जो है उसके मानव संसाधन विकास पर जोर देने वाले ऐसे बहुत से उपाय हमने देखे, जैसे प्रत्यायोजन यानी उनको सह अधिकार उत्तरदायित्व सौंपना, विकेंद्रीकरण यानी निर्णयन में उनको भागीदार बनाना, समन्वय कार्य में जो है समन्वय के प्रयास करना, और सेल्फ आत्म समन्वय की भी एक कंसेप्ट इसमें होती है कि वो स्वयं एक दूसरे को देखकर कार्य और प्रयासों में समन्वय करें। आत्म नियंत्रण यानी प्रबंधक बाहर से उनको नियंत्रित नहीं करता, वे स्वयं नियंत्रित रहते हैं। सहभागी निर्णयन में भागीदारी, मानवीय मूल्यों, नवाचार, सृजनात्मकता, प्रोत्साहन, ये सभी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं।
डगलस मैकग्रेगर ने अपने एक साथी फ्रेडरिक लिजायर के साथ मिलकर एक स्कैनलोन योजना विकसित की जो वाई विचारधारा पर ही पूरी तरह आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि एक्स और वाई विचारधारा के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें मैकग्रेगर ने कही है, उनको जरा लेते हैं। मैकग्रेगर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन उल्लेखनीय बातों में कि कुछ परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें वाई विचारधारा को अपनाना संभव नहीं है। तो मैकग्रेगर कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिनमें विचारधारा एक्स को अपनाना बिल्कुल उचित है। यानी मैकग्रेगर यहाँ ये पूरी तरह एक्स विचारधारा को नकारते नहीं है कि हमेशा 100% सभी कामों में वाई विचारधारा ही अपनाओ, नहीं। वो कहते हैं कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है विचारधारा एक्स को वहाँ अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि युद्ध की परिस्थितियाँ हैं तो युद्ध की परिस्थितियों में आप जानते हो ज़्यादा सोच विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, तुरंत निर्णय लेने होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ज़रूरी है कि आप तुरंत निर्णय लो, तो निर्देशात्मक प्रबंध अर्थात एक्स विचारधारा अपनाओ। इसलिए मैकग्रेगर कुछ परिस्थितियों में इसको उचित मानता है। अगला पॉइंट देखिए कि सिद्धांत एक्स को जहाँ पर मैकग्रेगर कह रहे हैं ये कौन सा केंद्रित है, कार्य केंद्रित है, कार्य पे ज़्यादा जोर देता है। वहीं सिद्धांत वाई जो है कार्य और कर्मचारी दोनों के ऊपर जोर देता है। तो इस प्रकार से ये एक उल्लेखनीय बात है। आगे लिखते हैं मैकग्रेगर सिद्धांत वाई को लागू करने के लिए जो है श्रमिक और प्रबंधक दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल टेलर का जो मानसिक क्रांति है उसके जैसी कंसेप्ट है कि जब दोनों का दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा कि संगठन उनको अपना लगेगा, संगठन के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अपना वेतन लेना है और यहाँ से निकल जाना है, बल्कि ऐसा लगेगा उनको जैसे उनका स्वयं का कार्य हो, संगठन उन स्वयं का हो, तब वाई विचारधारा को लागू किया जा सकता है। एक और बात कही मैकग्रेगर ने कि वाई विचारधारा को उच्च स्तर अर्थात प्रबंधकों और जो कुछ प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं उनके साथ आसानी से लागू किया जा सकता है, लेकिन श्रमिक लेबर के साथ लागू करने में इसको कठिनाई आती है। इसका कारण यह है कि श्रमिक वर्ग जो है, लेबर क्लास जो है, वो कम पढ़ा लिखा होता है और उसकी समझ या तकनीकी ज्ञान या सामान्य ज्ञान जो होता है वो प्रबंधकों और पेशेवर व्यक्तियों के मुकाबले कम होता है। तो वह संभव है कि वाई विचारधारा को समझ न पाए और इस वजह से वाई विचारधारा लागू करने में दिक्कत हो। इसीलिए मैकग्रेगर कह रहे हैं कि वाई विचारधारा को उच्च स्तर पर ऊंचे जो अधिकारी हैं उनके साथ लागू करना आसान है, बजाय कि माफ़ कीजिए श्रमिक स्तर पर। सिद्धांत वाई को एक और बात कही है मैकग्रेगर ने कि आप एज इट इज़ मत लगाइए उसको, जैसा मैंने बताया है। मैकग्रेगर कहते हैं जैसा मैंने वर्णित किया है, ज़रूरी नहीं है कि 100% आप उसको कॉपी करें, बल्कि वो कहते हैं आपके संगठन की क्या ज़रूरतें हैं, आपका संगठन कैसा है, उसके अनुसार आप इसको लागू कीजिए। आगे उसमें उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका की कुछ कंपनियां जो रही, यूएसए की कुछ कंपनियों ने इसको केवल, जैसे मान लीजिए कुछ कंपनियों ने केवल प्रत्यायोजन लागू किया, कुछ कंपनियों ने विकेंद्रीकरण लागू किया, कुछ ने इसमें परफॉर्मेंस का जो मूल्यांकन करते हैं वो लागू किया, कुछ ने इसको कार्य विस्तार के रूप में, यानी उन लोगों को जो है उच्च स्तर का कार्य दिया, जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उससे ऊपर स्तर का कार्य देके लागू किया। तो कुछ कुछ चीज़ें लागू की कंपनियों ने और उनके परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से मैकग्रेगर ने ये कुछ बातें जो बताई है उल्लेखनीय बातें हैं कि भाई आप इसको 100% कॉपी मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इस एक्स वाई सिद्धांत या विचारधारा में कमियां क्या क्या है। तो देखिएगा, पहली कमी है जो इसकी आलोचना करते हैं विभिन्न विद्वान, वो ये कहते हैं कि ये कोई मौलिक यानी ओरिजिनल विचार नहीं है। यानी डगलस मैकग्रेगर ने जो ये विचार
बनाए हैं एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत, ये दूसरे पहले से ही कुछ लिखे हुए या पहले से ही बने हुए सिद्धांत थे, उन्हीं में से सामग्री उठा उठा के अपना सिद्धांत बना दिया है। ख़ास तौर से आलोचक कहते हैं कि एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं अमेरिका में, पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी, प्रबंध सलाहकार रहे, कई कंपनियों में उन्होंने प्रबंध के बारे में सलाह प्रदान की, मैनेजमेंट गुरु के रूप में उनको जाना जाता है, विख्यात लेखक रहे हैं। तो उनकी जो पुस्तकें थी उस समय की, उनमें जो लिखा हुआ था उसी को मैकग्रेगर ने उठा उठा के अपना सिद्धांत बना दिया, यानी ओरिजिनल मौलिक, नया नहीं है, पुरानी चीज़ें जो लिखी हुई थी उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके बनाया, ये आलोचक कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कोई अनुसंधान यानी रिसर्च नहीं किया, मौलिक रिसर्च नहीं किया। हालांकि उन्होंने प्रबंध विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया था बड़ी कंपनियों का, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि वो अपने आप में अपर्याप्त था, इतना बड़ा अनुसंधान नहीं था कि उससे प्रबंध की या नेतृत्व की या अभिप्रेरण की दो विचारधाराएं बनाई जा सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब इनकी विचारधाराओं को लागू किया गया तो वो खरी नहीं उतरी, यानी फेल हो गई विचारधाराएं। खासतौर से वाई विचारधारा के बारे में कहा कि आनुभाविक रूप से ये विचारधारा खरी नहीं उतर पाई। आनुभाविक का अर्थ हुआ एक्सपीरियंस किया गया, यानी लागू करके देखा गया, तो संभव उसके जो परिणाम सामने आए वो वैसे नहीं आए जैसे मैकग्रेगर बता रहे हैं, तो ये एक कमी है। पीटर ड्रकर खुद, जो अभी मैंने कहा मैनेजमेंट गुरु अमेरिका के, उन्होंने आलोचना की कि ये जो है विचार उनके मानव प्रकृति, यानी मैकग्रेगर ने कहा है कि प्रबंध जो कुछ भी निर्णय लेता है या कार्य करता है तो वो अपने श्रमिकों के बारे में कुछ प्रकल्पनाएं करता है कि मेरे श्रमिक कैसे हैं, कामचोर मानता है या सकारात्मक व्यक्ति मानता है। तो कहा कि ये तो वास्तव में कोई व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा, काम से जी चुराएगा या काम को पूरे जोश जुनून के साथ करेगा, ये इस पे निर्भर करता है कि वो काम कैसा है। यानी एक ही व्यक्ति एक काम को तो पूरे उत्साह से करता है और दूसरे काम से जी चुराता है, तो आप उसको क्या कहोगे, कामचोर या सकारात्मक व्यक्ति? दोनों ही बातें हैं, जबकि उसमें दोनों ही कार्य कर रहा है, एक काम को जोश से कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, तो वो एक्स विचारधारा वाला है या वाई वाला? वो दोनों में ही फिट बैठता है और दोनों में ही नहीं बैठता। इसलिए मैं ड्रकर कह रहे हैं कि काम कैसा है इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, व्यक्ति कैसे कार्य करेगा और उसके काम लेने की कौन सी शैली, यानी एक्स ठीक रहेगी या वाई ठीक रहेगी, ये भी इस पर निर्भर करता है कि काम कैसा है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि काम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप वो खुद काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स अपनानी विचारधारा अथवा वाई, ये डिपेंड करेगा। एक जो है और आलोचना एक कि मैकग्रेगर के सिद्धांत पढ़ने में तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन काम में नहीं आते, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, आनुभाविक रूप से खरे नहीं उतरे। तो इसका मतलब यह है कि मैकग्रेगर के सिद्धांत थोड़े से कठिन है, इनको लागू करना आसान नहीं है। एक और कहा कि मैकग्रेगर ने प्रबंधकों पर भार लाद दिया। भार लाद दिया का मतलब, अभी आप इनको पढ़ो तो वो ये कहना चाहते हैं एक्स वाई में कि वाई विचारधारा अपनाने का पूरा जो जिम्मा है वो किसके ऊपर है, श्रमिकों पे नहीं है, बल्कि किस पे है, प्रबंधकों पे। क्या श्रमिक तो कुछ जानते ही नहीं, उनको तो भोला भाला बताया उसने, है ना। तो प्रबंधक यदि चाहे तो वाई विचारधारा लागू कर सकते हैं, तो इसलिए पूरा भार लाद दिया, उनके कार्य का बोझ बढ़ गया। फिर भी देखिए, आलोचनाएं हर चिंतक की है, हर थिंकर की है, पर उसका योगदान जो है कम नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में कि खास बात, उन्होंने अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को बिल्कुल नए तरीके से पेश किया, मानवीय मुद्दों यानी व्यक्ति को सकारात्मक और संभावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति माना, और उसके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को उसने कहा। तो उनके ये विचार देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि लोगों को आप ठीक प्रकार से अभिप्रेरित करें तो वह संगठन में क्या करेंगे, भारी योगदान दे सकते हैं। यानी उनको एक्स विचारधारा अपनाते हुए उनको चोर, कामचोर, आलसी ये माना जाएगा तो फिर वो जो है वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप उनको संभावनाओं और
विकास से भरपूर मानेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और एक बात और लिखी मैकग्रेगर ने कि भविष्य में जितने भी डेवलपमेंट होंगे, जितने भी विकास होंगे, वो प्राकृतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके क्षेत्र में नहीं होंगे, बल्कि किस क्षेत्र में होंगे? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारे सभी विषय आ जाते हैं, जैसे हमारा अर्थशास्त्र आ गया, लोक प्रशासन आ गया, राजनीति विज्ञान आ गया, समाजशास्त्र आ गया। तो ये विषय सोशल साइंस के यानी आर्ट्स जो है उसके माने जाते हैं। तो इनमें सारे विकास होंगे। तो ये आलोचनाएं और निष्कर्ष एक्स विचारधारा, वाई विचारधारा पे बड़ा प्रश्न बनता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें अच्छे से, और जो पीडीएफ मैंने उपलब्ध कराई है उसका अध्ययन करें। अब हम डगलस मैकग्रेगर के ऊपर ही दो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। एक है स्कैनोल योजना और एक है मतभेदों का प्रबंध। तो उनको देख लेते हैं, उसके उपरांत ये चैप्टर समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं स्कैनोल योजना, जो मैकग्रेगर ने और फ्रेडरिक लिजायर, इनके एक साथी द्वारा इसको बनाया गया, विकसित किया गया, और ये पूरी तरह वाई विचारधारा पर आधारित है। और ये जो है एक प्रैक्टिकल चीज़ है। वाई विचारधारा को आप थ्योरी समझे, और ये उस थ्योरी से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको लागू करने की बात। इसमें मेन चीज़ जो है वो है सहभागिता, यानी हर चीज़ में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सहभागी यदि बना लिया जाता है तो आप कहेंगे कि स्कैनोल योजना। तो हर काम करते समय, प्लान बनाते समय, उसको लागू करते समय, निर्णय लेते समय, किसी भी प्रकार का कार्य संगठन में जब किया जाता है तो प्रबंधक को चाहिए कि वो अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को क्या बना ले, उसमें साझेदार या सहभागी, पार्टिसिपेंट बना ले, यानी बराबर का उसमें दर्जा दे दें। इसका परिणाम ये होगा कि देखिए इसमें क्या होगा कि लाभ, वो बिल्कुल आपने मानसिक क्रांति पढ़ी है टेलर की, तो उसमें भी यही कहा गया है कि लाभ आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी यही होगा, सुधारों के कारण बढ़ने वाला आर्थिक लाभ बढ़ जाएगा। और फिर उस लाभ को क्या किया जाएगा कि यह नहीं है कि पूरा का पूरा लाभ जो है, लाभ जो बड़ा है उसको हड़प ले प्रबंधक, नहीं, उस लाभ को भी सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। बांटने के बाद क्या परिणाम निकलेगा इसका बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम निकलेगा कि अब जो संगठन जो हमारा है उसके अंदर के जो व्यक्ति हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि संगठन के सारे व्यक्ति एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और इसका बाहर का जो संगठन है, प्रतियोगी संगठन, उससे लड़ेंगे। यानी जो संगठनात्मक परिवार है वो एकजुट हो जाएगा, और जो विरोधी जो कंपनी या संगठन है उसके साथ प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं, ताकि संगठन के अंदर आपसी प्रतियोगिता कम हो जाए और संगठन के बाहर की फर्मों से प्रतियोगिता बढ़ जाए। तो यह है स्कैनोल योजना, जो फ्रेडरिक लिजायर के साथ मिलके डगलस मैकग्रेगर ने विकसित की। अति महत्वपूर्ण यह योजना है। उसके उपरांत एक और देख लेते हैं हम, डगलस मैकग्रेगर द्वारा बताए गए हैं मतभेदों का प्रबंध। ये एक प्रश्न पूछा जाता है, मतभेद यानी एक संगठन में आपस में व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। तो वो मतभेद क्यों होता है और मतभेद को समाप्त करने के क्या उपाय किए जाएं। तो मैकग्रेगर, देखिए मैकग्रेगर के अनुसार किसी भी संगठन में मतभेद होना एक बड़ी बात कही उन्होंने, स्वाभाविक है। यानी मतभेद तो होंगे ही होंगे। जहाँ 1000, 5000, 10,000, 500, 800, 700 व्यक्ति कार्य करेंगे, वहाँ उनमें आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं, आपके परिवार में 5, 7, 10, 15 जितने भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में भी, परिवार के सदस्यों में भी किसी न किसी बात को लेके प्राय मतभेद हो सकते हैं। आप स्वयं देखते हैं, तो संगठन में तो जहाँ सैकड़ों, हजारों की तादाद में व्यक्ति कार्य करते हैं, वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है।
तो मैग्रेगर कहते हैं कि मतभेद हो सकता है अनावश्यक हो, अवांछित हो या फिर वांछित हो, यानी जरूरी भी हो होना, परिस्थितियाँ ही ऐसी बन रही है कि उनमें होंगे ही होंगे मतभेद, या कई बार बिना कारण से ही मतभेद हो जाते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं मतभेद या बुरे भी हो सकते हैं, पर मतभेद तो होंगे। ये आप मतभेद को प्रकट होने से, मतभेद को अभिव्यक्त होने से किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। जहाँ इतने व्यक्ति काम करेंगे वहाँ मतभेद होंगे ही होंगे, चाहे आपको अच्छे लगे बुरे लगे, ये एक अलग इशू है। तो अब मैग्रेगर साहब ने जो है इनका निवारण करने के लिए क्या क्या बताया है, देखिए 3 विकल्प बताए, 3 उपाय बताए। कौन से 3 उपाय हैं? पहला तो है फूट डालो राज करो, यानी मतभेद हो रहे हैं, 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है, तो एक पक्ष को अपनी तरफ मिला लो और दूसरे पक्ष का जो है बहिष्कार कर दो। एक पक्ष को थोड़ा सा लालच दे दो, वो अपनी तरफ आपकी तरफ आ जाएगा, और दूसरे पक्ष को बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये फूट डालो राज करो, तो आपका काम चलता रहेगा। दूसरा है मतभेदों को दबा देना, यानी डर से उनको कहे कि आप जो है इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो आपका वेतन कम कर दिया जाएगा, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। उनको धमकियां देके, डरा धमका के मतभेद बिल्कुल उनके मन के अंदर ही दब के रह जाएंगे, तो ये भी एक तरीका है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मतभेदों के साथ काम करना, यानी मतभेदों के साथ काम करने का अर्थ हुआ कि मतभेद तो आएंगे, ये मान के चलिए, लेकिन आप उन मतभेदों का क्या करते हैं? निवारण करते हैं। कैसे? ये समझिएगा। मैग्रेगर कहते हैं पहली 2 जो विधियां हैं, यानी फूट डालो राज करो, और दूसरी क्या है? मतभेदों को दबा देना। इन 2 विधियों को मैग्रेगर अच्छा नहीं मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं, बल्कि तीसरा ऑप्शन यानी मतभेदों के साथ काम करना। तो कैसे काम करेंगे मतभेदों के साथ, समझिएगा। मतभेदों को आप पहले तो गंभीर माने, अच्छे हैं बुरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, गंभीर है, और उनको प्रकट होने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल, कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, संगठन में जो ये नया निर्णय लिया गया है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो उसको कहें कि भाई क्यों सहमत नहीं हो, बताइए, कारण बताइए। तो उससे कारण जाने, फिर नए तरीके, आपको लगे कि वास्तव में जो निर्णय लिया गया है वो इनके हितों के विपरीत है या इन पे विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो फिर क्या करें? उसमें परिवर्तन लाए, नए तरीकों और नई नई चीज़ों, नवाचारों, इनोवेशंस के माध्यम से उसको समाप्त किया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है मैग्रेगर ने, देखिएगा, जब भी मतभेद हो, मतभेदों को प्रकट किया जाए तो उसमें जो संप्रेषण होना चाहिए वो बिल्कुल विश्वसनीय होना चाहिए। संप्रेषण विश्वसनीय का अर्थ है कि मतभेद जो व्यक्त कर रहा है व्यक्ति कि भाई हमें ये खराब चीज़ें लग रही है, इसमें हम इससे सहमत नहीं हैं, उसमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो अगला मेरी बात सुन रहा है वो इसका निवारण करेगा। ये नहीं है कि इसको जो है टाल देगा या इसको दबा देगा, ऐसा उनमें सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही श्रमिकों को भी लगना चाहिए कि प्रबंधक जो है अपनी बात सुन रहे हैं, इसका निवारण करेंगे। प्रबंधकों को भी लगना चाहिए कि श्रमिकों को ये विश्वास है कि उनकी बात का निवारण होगा। आपस में श्रद्धा रखे, 2 पक्ष है मतभेद में, दोनों पक्ष ये नहीं है कि आपस में जो है एक दूसरे पे विश्वास या श्रद्धा, कमिटमेंट नहीं रखते हैं, तो फिर मतभेद प्रकटीकरण का भी कोई मतलब नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है स्वतंत्रता, यानी मतभेद हो जाए तो ये नहीं कि अरे चुप हो जा, बिल्कुल तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझते, ये नहीं, उनको स्वतंत्रता दी जाए कि भाई बताइए क्या दिक्कत है आपको, खुल के अपनी बात कहिए। जब बातें खुल के सामने आएगी तभी तो उनका निवारण होगा। तो इस प्रकार से मतभेदों के प्रबंधन के लिए, मतभेदों के निवारण के लिए मैग्रेगर 3 तरीके बताते हैं। 3 में से वो जो है तरीका प्रथम और दूसरा उसको उचित नहीं मानते हैं, तीसरे तरीकों को अपनाने पे जोड़ देते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।